मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अनंत विस्तार के समतल आवेशित आचालक चादर, अनंत विस्तार की समतल आवेशित आचालक चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन सीखेंगे। ठीक है, ये गॉस के परमेय वाले लेसन का डेरिवेशन है। ठीक है, और इस डेरिवेशन के बाद एक डेरिवेशन और आएगा, बस उसके बाद लगभग ये लेसन खत्म हो जाएगा, तब हम न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ चलेंगे। एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित आचालक चादर, मतलब चादर कैसी है, हमारी समतल है और आवेशित है और आचालक है। आचालक का मतलब क्या है, जैसे आपने रबड़ ले लिया, ठीक है, तो रबड़ ले लिया, तो रबड़ के अगर एक तरफ आवेश है, बाहर आवेश है, तो क्या रबड़ के अंदर यानी कि अंदर वाली सतह पर भी आवेश आ सकता है? एक चालक होता तो अंदर बाहर हर तरफ आवेश फैल सकता है। लेकिन अगर रबड़ है, कोई अचालक चादर है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रीशियन रबड़ का दस्ताना पहनकर ऑनलाइन काम करने जाता है, तो वो बाहर से अंदर हाथ डालकर बाहर से तारों को क्या करने की कोशिश करता है, पकड़कर जोड़ने की कोशिश करता है। तो आवेश तो रबड़ के दस्ताने पर बाहर की ओर होते हैं और उसका हाथ अंदर जो रहता है वो सुरक्षित रहता है। क्या इस प्रकार से आवेश रबड़ के दस्ताने पर बाहर से अंदर की ओर आ रहा है? अगर रबड़ के दस्ताने पर आवेश बाहर से दस्ताने के अंदर की ओर आ जाए, तब तो उस व्यक्ति को करंट लग सकता है और उसकी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए इलेक्ट्रीशियन रबड़ के दस्ताने का उपयोग करते हैं, जिससे कि आवेश रबड़ के दस्ताने के बाहर की ओर हो, करंट बाहर की ओर हो और हमारा हाथ सुरक्षित रहे और हम उस ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी में भी काम कर सकें। तो कुछ इसी तरीके से अगर अचालक चादर है, ये मान लीजिए कोई अचालक चादर है और इसको हम चार्ज दें, एक सतह पर आवेश दें, तो वो आवेश केवल एक ही सतह पर रहेगा, अंदर वाली सतह पर, भीतरी सतह पर नहीं जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये अगर हम मान लें अचालक चादर है, तो हम इसको आवेश अगर इस सतह पर दे रहे हैं तो इधर नहीं आ सकता। लेकिन अगर ये चालक होता तो समान रूप से फैलने की कोशिश करता और हमें करंट लग सकता। अचालक चादर में अगर हम आवेश इस सतह पर देंगे तो इसी सतह पर वो फैल जाएगा, लेकिन इस सतह पर भीतरी सतह पर नहीं आ पाएगा। इसी कारण इलेक्ट्रीशियन रबड़ के दस्ताने का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक हम अनंत विस्तार के अचालक चादर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए ये अनंत विस्तार का अचालक चादर है कुछ इस तरह से, और इस पर आवेश समान रूप से फैला हुआ है और इस पर आवेश समान रूप से फैला हुआ है और चादर कैसा है, समतल है। चादर कैसा है, समतल है। कुछ इस तरह से हमने एक समतल आवेशित आचालक चादर बना लिया अनंत लंबाई का। अनंत लंबाई का मान लिया गया है यहाँ पर, क्योंकि अनंत लंबाई की किसी भी चीज को बनाना संभव नहीं है, इसलिए इसको मान लिया गया है। अब हमें इस चादर से स्मॉल आर दूरी पर, इस चादर से स्मॉल आर दूरी पर मान ले रहे हैं, इस चादर से स्मॉल, कुछ इस तरह से चादर को ना बना के चाहे तो थोड़ा सा टेढ़ा सा बना दे तो काफी अच्छा है। बस सीधा बन गया है, इस तरह से बना दिया जाए। सही लगेगा, इस तरह से आप बना लीजिए। तो इस चादर से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस चादर से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे? इसे बताया जा चुका है कि अगर हमें किसी आवेश के कारण किसी समीप बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, गॉस का प्रमेय। और गॉस का प्रमेय कब लगाएंगे, जब हम एक काल्पनिक बंदिश यानी कि गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे। तो आखिर में इसके परिता हम किस प्रकार का गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे? क्या हम गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींच सकते हैं? क्योंकि पीछे बताया गया है गॉसियन पृष्ठ के टॉपिक में कि वहां पर जो गॉसियन पृष्ठ खींचा जाता है वो स्रोत के सदिश होना चाहिए। स्रोत के क्या होना चाहिए, सदिश होना चाहिए। तो यहाँ पर स्रोत तो एक चक्की जैसे, चादर जैसा है, तो यहाँ पर आखिर में हम किस प्रकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे? हम यहाँ पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली। ठीक है, इस तरह से
इस तरह से हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं। ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। कुछ इस तरह से, जो कि बिंदु P से के परिता होता हुआ जा रहा है। ठीक है, ये बताया गया है कि जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी रहती है, उस गॉसियन पृष्ठ को हम उसी पृष्ठ से होकर खींचते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ इस तरह से ड्रा किया है ताकि गॉसियन पृष्ठ इस बिंदु P से होता हुआ चले, कुछ इस तरह से ये बिंदु P है। अब क्या इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुछ आवेश बद्ध है? क्या देखना है, क्या इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश बद्ध है? क्यों? क्योंकि हमारा जो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है Q/0, गॉस पाई इक्वल टू Q/0, मतलब उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुछ आवेश आना चाहिए। मान ले रहे हैं कि ये जो आवेश है वो Q है। ठीक है, बिना गॉसियन पृष्ठ से पता आवेश से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम डेरिवेशन में क्या मान लेंगे, माना एक आचालक व आवेशित समतल चादर जिसका पृष्ठ घनत्व, जिसका आवेश पृष्ठ घनत्व छोटा सिग्मा है तथा चादर से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कुछ इस तरह से हम इसको चित्र बना के मान लेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, निकाल दे रहे हैं। पीछे बताया गया है कि सबसे पहले हम एक अवयव खंड लेते हैं। तो बिंदु P के परिता हमने एक अवयव खंड DA ले लिया। ठीक है, और DA ले लिया तो यहाँ से होकर गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कुछ इसी तरह से जाएगी, DA और E। तो यहाँ पर लिख लिया जाएगा, माना गॉसियन पृष्ठ पर स्थित अवयव खंड DA से होकर, गॉसियन पृष्ठ पर हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल वेक्टर या अवयव खंड DA ले लिया, से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, d phi E इक्वल टू E डॉट DA, कुछ इस तरह से। क्योंकि यहाँ पर E और DA एक ही दिशा में है, क्योंकि यहाँ पर बेलनाकार आकृति है, सममित है, उबड़ खाबड़ नहीं है, इसलिए E DA एक ही दिशा में होंगे। इसलिए यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू कितनी लिख लेंगे, 0। तो कितना आ जाएगा, d phi E बराबर E डॉट DA, ठीक है। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, मतलब यहाँ पर अगर हम एक अवयव खंड की कल्पना करेंगे तो कुछ इस तरह से DA और E इधर चले जाएंगे। यहाँ पर अगर हम क्षेत्रफल वेक्टर की कल्पना कर रहे हैं तो DA तो ऊपर जाएगा, लेकिन E उसी दिशा में बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, प्लस है, प्लस के कारण वैद्युत बल रेखाएं किधर जाती हैं, हमेशा बाहर की ओर। तो इस यहाँ पर चादर है तो चादर के कारण वैद्युत बल रेखाएं किधर जाएंगे। अगर इस तरह से हम एक चादर की कल्पना करें, कुछ इस तरह से हम एक चादर की कल्पना कर ले रहे हैं। ठीक है, ये चादर है, यहाँ पर आवेश है, तो इससे कारण बाहर बिंदु P पर वैद्युत बल रेखाएं किधर जाएंगी, बाहर की ओर, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी बाहर की ओर।
ठीक है। इसी प्रकार इधर भी, तो यहाँ पर संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, वल्लभपुर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इंटीग्रल कर दिया जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ डी फाई क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। अगर हम वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90। यहाँ पर ई और डी ए का लंब, जबकि अगर हम वृत्त की बात करें तो यहाँ पर ई डी एक दिशा में होने के कारण थीटा का मान क्या लिया जाएगा, 0। यहाँ पर ई डी ए एक दिशा में है, इसलिए थीटा का मान 0। यहाँ भी ई डी ए एक दिशा में होने के कारण थीटा का मान क्या लिया जाएगा, 0। जबकि चाहे यहाँ वक्र पृष्ठ पर क्षेत्रफल वेक्टर लें, चाहे यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर लें, इस दिशा में डी ए तो नीचे चला जाएगा और ई इस दिशा में जाएगा। तो इस स्थिति में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इंटीग्रल किया गया। अब हमें क्या काम करना है, इसको दो तरह से तोड़ लेना है। एक तो हम वृत्त पर अलग वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, क्यों, क्योंकि वृत्त इस बेलन के वृत्त पर जब वैद्युत फ्लक्स निकाला जाएगा तो उसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। इस गॉसियन पृष्ठ पर दो बात है, एक वृत्त है और दूसरा हमारा ये वक्र पृष्ठ है। बेलन का क्या है, वक्र पृष्ठ है। बेलन के वक्र पृष्ठ के लिए ई और डी ए की वैल्यू कितनी है, ई और डी ए के बीच की एंगल कोण कितना है, थीटा 90 है। तो इसलिए जब आप इस गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो वहां पर थीटा का मान 90 रख देंगे। लेकिन इस गॉसियन पृष्ठ पर जब आप वृत्त के लिए निकालेंगे तो ई डी ए एक दिशा में होने के कारण हम थीटा का मान कितना लिख लेंगे, 0। इस बात का ध्यान रखें, इसको दो खंडों में हमें तोड़ना पड़ेगा। इसको सबसे पहले आप इसको स्पॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, शॉर्ट आप ले चुके होंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं। इसलिए हमें दो खंडों में इसको तोड़ना पड़ेगा। क्या लिख सकते हैं, डी फाई की जगह पीछे भी कई बार पढ़ चुके हो, डी फाई की जगह फाई संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, और क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए वृत्त के लिए, बेलन के वृत्त के लिए, प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ वक्र पृष्ठ के लिए ई डॉट डी ए। और वक्र पृष्ठ के लिए थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है, 90 है, जबकि वृत्त के लिए यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ये दोनों अगर हम यूज कर लें तो कितना निकल आएगा, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस 0 प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस 90। अब हमें पता है कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो कॉस 90 की वैल्यू अगर 0 होती है तो ये पार्ट बेनिस हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यानी कुछ इस तरह से भी हम इसको नोट कर सकते हैं। इधर वाला पार्ट हम इरेज कर दे रहे हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इरेज कर दे रहे हैं। तो यहाँ कॉस 90 की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं हम, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो कॉस 90 की वैल्यू अगर 0 आएगी तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1 और प्लस कॉस 90 की वैल्यू 0 की वजह से ये वाला पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, फाई इक्वल टू ई बाहर हो गया, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो वैद्युत फ्लक्स से गुजर रहा है वो वक्र पृष्ठ वाला तो 0 हो गया, बचा क्या, दो वृत्त। यहाँ पर एक वृत्त इधर है, एक वृत्त इधर है, इसलिए यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2a लिख सकते हैं। अगर हम मान ले रहे हैं इस बेलन में इस वृत्त का क्षेत्रफल a है और दूसरे वाले वृत्त का भी क्षेत्रफल a है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें दो बार वृत्त मिल रहा है, इसलिए हम 2a ले रहे हैं। तो यहाँ पर वैल्यू क्या जाएगी, फाई इक्वल टू ई इंटू 2a। ठीक है। अब हम गॉस का प्रमेय लगाएंगे। गॉस के प्रमेय क्या कहता है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब गॉसियन पृष्ठ से कितना आवेश बंधा है। ये माना जा चुका है कि गॉसियन पृष्ठ जो हमने बिंदु P के परितः बेलन की कल्पना किया है, काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना किया है, उसके अंदर कितना आवेश बंध है, मान लीजिए क्यू है। फाई इक्वल टू तो क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से हम गॉस का प्रमेय जब लगाएंगे तो फाई की जगह क्या लिख देंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2a। ठीक है। अब यहाँ से हम ई की वैल्यू बहुत सिंपली निकाल सकते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं थोड़ा सा। कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2a इक्वल टू e। तो दिस इंप्लाइज दैट e इक्वल टू q अपॉन a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंस q अपॉन a किसकी वैल्यू है, ये पीछे बताया जा चुका है। तीन प्रकार के आवेश घनत्व होते हैं, रैखिक आवेश घनत्व, क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व या आयतन आवेश घनत्व। ठीक है।
तो यहाँ पर ये Q अपॉन ए का इस प्रकार का पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो Q बाई ए अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, तो इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं छोटा सिग्मा। छोटा सिग्मा ही पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। तो छोटा सिग्मा अगर Q बाई ए है, तो यहाँ पर Q बाई ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, छोटा सिग्मा, यानी E बराबर क्या आ जाएगा, छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार अचालक चादर के कारण समीप स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या हो जाएगा, E इक्वल टू छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको ध्यान देना है कि कोई अगर आवेशित अचालक चादर है, उसके समीप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है, तो वहां पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इस सूत्र को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पर आपको ये ध्यान देना है कि न्यूमेरिकल भी आता है। अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए किसी अचालक चादर का आवेश घनत्व मान लीजिए 1 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है, कुछ इस तरह से दे दिया गया, और आपसे कहा जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर पर बताइए उस चादर के कारण 1 सेंटीमीटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी कि 2 सेंटीमीटर पर। तो अक्सर आपने दूरी देखा और दूरी का कोई सूत्र लगाने लगते हैं। यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है कि अचालक चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या डिस्टेंस आर का कोई सूत्र आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ पर केवल छोटा सिग्मा आ रहा है, 2 एप्सिलॉन नॉट हमारा कांस्टेंट है। इस तरह से आर से कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं है, मतलब ई की वैल्यू आर पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। यानी कि लिख देंगे यहाँ पर ई का मान, नोट करके आप लिख दीजिए, इसके लिए अचालक चादर के लिए बात हम कर रहे हैं। ई का मान स्मॉल आर पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, केवल किस बात पर निर्भर करता है, नंबर 1 ई का मान केवल छोटा सिग्मा पर डिपेंडेंट है। ठीक है, इस पर छोटा सिग्मा क्या है, Q बाई ए, छोटा सिग्मा क्या है, Q बाई। तो इस बात को ध्यान रखना है, इस पर न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कोई आवेशित अचालक चादर है, इससे 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर पर वैद्युत क्षेत्र कहाँ पर ज्यादा होगा, तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है, इस सूत्र में अचालक चादर के सूत्र में आर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होगी वो आर से क्या होगी, स्वतंत्र होगी। यानी कि आप आर का मान चाहे बढ़ाएं चाहे घटाएं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करेगी, छोटा सिग्मा यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व। इसको आप नोट कर लीजिए, ये डेरिवेशन आगे चल के आप जब हम लोग संधारित्र पढ़ेंगे तो उसमें यूज होगा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इसका शॉर्ट ले लीजिए। तो इसी से मिलता जुलता एक डेरिवेशन और है, हम कर ले रहे हैं ताकि हमारा ये एक्सरसाइज लगभग खत्म हो जाए। ठीक है, एक डेरिवेशन और है, उस डेरिवेशन का नाम है, अगर कोई हम आवेशित चालक लें, आवेशित चालक के ठीक बाहर, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेशित चालक के ठीक बाहर। तो ऐसा हमने एक आवेशित चालक ले लिया और इसके ठीक बाहर, तो जो हम आवेशित चालक है इसको आवेश देंगे तो आवेश जो होगा सतह पर समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो वह आवेश सतह पर समान रूप से बाहर की ओर क्या हो जाता है, फैल जा रहा है। मान लीजिए कोई आवेशित चालक है, अब इसकी 2 सतह है, इधर वाली सतह को हम 1 मान ले रहे हैं, इधर वाली सतह को हम क्या मान ले रहे हैं, 2 मान ले रहे हैं। और इस आवेशित चालक के कारण समीप स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस आवेशित चालक से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो कुछ इस तरह से सबसे पहले लिखेंगे, आवेशित चालक माना आवेशित चालक की 2 सतह क्रमशः 1 व 2 है तथा दोनों का पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व छोटा सिग्मा है,
छोटा सिग्मा है, छोटा सिग्मा है। तो दिस इम्प्लाई दैट सतह एक के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिख सकते हैं, E1 बराबर छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो पीछे भी हमने अचालक चादर वाला सूत्र सीखा, वही हम लगा लेंगे। ये तरह का अचालक चादर जैसा काम व्यवहार करेगा, इधर आवेश अलग है, इधर आवेश अलग। तो आखिर इस सतह के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या हो जाएगा, E1 बराबर छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे सतह 2 के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, सतह 2 के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E1 के कारण सतह 1 के कारण बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता E1 बाहर की ओर होगा। ऐसे सतह 2 के कारण भी बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता क्या होगा, बाहर की। क्यों? तो प्लस के कारण हमेशा वैद्युत बल रेखाएं किधर जाती है, हमें ध्यान रखने वाली बात है। प्लस के कारण हमेशा वैद्युत बल रेखाएं बाहर की, प्लस है इसके कारण E1 जो तीव्रता उत्पन्न होगा वो भी बाहर की ओर जाएगा इधर। इसके कारण वैद्युत दूसरे वाली सतह पर भी प्लस चार्ज है, तो उसके कारण भी बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी किधर जाएगा, बाहर की ओर। इसलिए E1 E2 क्या है, क्या विपरीत दिशाओं में है, अलग अलग दिशाओं में है कि एक ही दिशा में। ध्यान देने वाली बात है, E1 E2 एक ही दिशा में। अतः बिंदु P पर कुल तीव्रता क्या ले सकते हैं, अतः बिंदु P पर कुल तीव्रता क्या लिखा जा सकता है, E बराबर E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 दोनों को आप जोड़ दीजिए तो कितना निकल आएगा, दिस इम्प्लाई दैट छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट दिया, तो इस तरह से हमारा चालक चादर के कारण उत्पन्न कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसे चालक के ठीक बाहर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या हो जाएगा, E इक्वल टू छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आप नोट कर लीजिए, ये भी आगे चल के संधारित्र वाले लेसन जब आप डेरिवेशन करेंगे तो उसमें ये सूत्र की जरूरत पड़ेगी हमें, इसलिए ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए। इसी तरह इसी प्रकार हमारा गॉस वाला ये लेसन खत्म हो गया। अब हम गॉस के परिमेय पर कुछ न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।